अगर इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है या फिर इस वीडियो पे जैसे ही 50 लाइक्स कंप्लीट होते हैं, चाहे वो 1 मिनट में हो, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे वो 1 दिन में, जैसे ही 50 लाइक कंप्लीट होंगे मैं नेक्स्ट लेक्चर को अपलोड कर दूंगा। So well, as I promised, here is your lecture. Granted. Access granted. Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing well. Once again, welcome back to our channel. इस वीडियो में 6th वीक यानी इस वीक जो चीज़ें कराई जा चुकी हैं गवर्नर आईटी क्लासेस में और जो चीज़ें रिमेनिंग डेज में कराएंगे वो सब चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। और हमेशा की तरह हर चीज़ को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा विथ एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। लास्ट वीडियो में हमने 138 स्लाइड्स तक सब चीज़ों को कवर कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो से हम 138 के बाद से कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए स्टार्ट करेंगे, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड एल्स इफ स्टेटमेंट। तो चलते हैं वीएस कोड की तरफ। उधर मैं आपको थ्योरेटिकल भी समझाता रहूंगा और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके भी बताता रहूंगा। लॉजिकल ऑपरेटर भी 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं, एंड, और एंड नॉट। एंड को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, और को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको कीबोर्ड पे भी बता देता हूँ ये सिंबल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं। एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप शिफ्ट और 7 पे क्लिक करेंगे तो देखें ये सिंबल आ गया, और एक और दफ़ा क्लिक करेंगे तो एक और दफ़ा सिंबल आ गया। तो एंड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर आपको और को रिप्रेजेंट करना है तो शिफ्ट पे क्लिक करेंगे और एंटर के ऊपर एक आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें वर्टिकल लाइन आ गई है। इस तरह से दोबारा से शिफ्ट और एंटर के ऊपर वाली की को प्रेस करेंगे तो ये और का भी सिंबल बन चुका है। और सिमिलरली नॉट के लिए भी आप क्या करेंगे, शिफ्ट और ये जो 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नॉट के लिए भी सिंबल आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें अभी तक बैक टिक ही नहीं मिल रहा कीबोर्ड के अंदर, तो बैक टिक जो है दरअसल 1 के बराबर में मौजूद होता है लेफ्ट साइड में। बैक टिक यूज करने के लिए सिंपल आप जो है इस की को प्रेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर आपने 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन प्रोवाइड करी हैं, एटलीस्ट 2 तो होनी ही चाहिए, तो तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह से मैं पहले आपको एंड ऑपरेटर जो है इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो मैं सिंपल एक वेरिएबल बना लेता हूँ num1 के नेम से और इसके अंदर जो है 10 को स्टोर करा देता हूँ। सिमिलरली एक और वेरिएबल बना लेता हूँ num2 के नेम से और इसके अंदर जो है मैं 20 को स्टोर करा लेता हूँ। उसके बाद मैं console.log लिखता हूँ, प्रिंट की कमांड। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 2 कंडीशन तो होनी चाहिए, तो पहली मैं कंडीशन ये लिख देता हूँ कि num1 क्या बराबर है num2 के, और मैं एंड ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मैं इधर सिंपल इसके सिंबल्स लगा दूंगा जिससे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड कंडीशन में ये लिख देता हूँ क्या num1 छोटा है num2 से। सही है, तो आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जब भी आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट 2 कंडीशंस तो होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा आप 3 भी कर दें, 4 भी कर दें प्रोवाइड, बट 2 से कम नहीं कर सकते आप प्रोवाइड। सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग क्राइटेरिया बताता हूँ कि एंड ऑपरेटर की लॉजिक क्या होती है। अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर एंड ऑपरेटर को यूज़ करा है तो आपका प्रोग्राम जब ही सही आंसर देगा जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, मतलब करेक्ट होंगी। ये मैंने चीज़ क्या बोली है, जिस तरह अगर देखें मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है इधर जिसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल बनाए और एक के अंदर मैंने 10 और एक के अंदर 20 को स्टोर कराया है। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने ये लिखी है कि num1 num2 के इक्वल है, तो num1 में 10 स्टोर है और num2 के अंदर 20 स्टोर है। तो 10 क्या 20 के इक्वल होता है? नहीं होता एग्जैक्टली। तो ये कंडीशन तो हो गई ये फॉल्स। सेकंड कंडीशन मैंने ये लिखी है क्या num1 num2 से छोटा होता है। num1 के अंदर 10 स्टोर है, num2 के अंदर 20 स्टोर है, तो 10 जो है वो 20 से एग्जैक्टली छोटा तो होता है। तो ये सेकंड कंडीशन ट्रू है। बट इधर मैंने एंड ऑपरेटर को यूज़ करा हुआ है और मैंने भी आपको बताया कि एंड ऑपरेटर को अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो आपका आउटपुट उसी सूरत में सही आएगा, ट्रू आएगा, जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अब मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखें इसका आंसर फॉल्स आया है। और फॉल्स आने की वजह क्या थी? क्योंकि हमारी एक कंडीशन ट्रू थी और एक कंडीशन फॉल्स थी। और अगर मुझे दोनों कंडीशन को ट्रू करना है तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इधर से एक इक्वल्स टू को रिमूव करके एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड कर देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रोग्रामिंग की दुनिया में नॉट पढ़ते हैं।
तो अब क्या हुआ, num1 नॉट इक्वल्स टू num2। तो ये बात तो सही है ना, 10 20 के इक्वल नहीं होता, और हमारी कंडीशन 2 तो ऑलरेडी ट्रू ही थी। अब मैं इसे दोबारा आपको रन करके दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। तो देखिए अब हमारा आउटपुट ट्रू आ चुका है। सिमिलरली अब मैं आपको और गेट को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो सिंपल मैं इधर इसके रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स को ऐड कर दूंगा। इसकी भी मैं थोड़ी सी पहले आपको लॉजिक समझा देता हूँ। और गेट में क्या होता है कि अगर आपकी कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू ही आएगा, सही है। एंड गेट में क्या था कि आपने जितनी भी कंडीशन प्रोवाइड की है, अगर आपने 2 की है तो दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए, 3 करी है तो तीनों की तीनों ट्रू होनी चाहिए, 4 करी है तो चारों की चारों ट्रू होनी चाहिए, एंड सो ऑन। और गेट में ये होता है कि आपने चाहे 10 कंडीशन प्रोवाइड की हो, चाहे आपने 5 करी हो, चाहे आपने 2 करी हो, जितनी भी कंडीशन प्रोवाइड की हो उनमें से कोई एक भी अगर ट्रू होगी तो आंसर हमेशा ट्रू ही आएगा। जिस तरह से मैं इधर क्या करता हूँ, दोबारा इक्वल्स टू लगा देता हूँ। हमें पता है कि ये वाली फर्स्ट वाली कंडीशन जो है इधर फॉल्स है, क्योंकि 10 20 के इक्वल नहीं होता, और सेकंड वाली ट्रू है। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है। इसे मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है इसका। तो देखें इसका आंसर ट्रू आया है। और इसी तरीके से अगर मैं इधर एक थर्ड कंडीशन भी लिख दूं तो इसके लिए मैं पहले एक इधर वेरिएबल बना लेता हूं लेट num3 के नेम से, और इसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल मैं 5 को स्टोर कर देता हूं। और मैं थर्ड कंडीशन के लिए भी जो पहले और के सिंबल्स को लगाता हूं, और मैं ये लिख देता हूं कि num1 जो है वो बड़ा है num3 से। अब ये जो मैंने कंडीशन ये लिखी है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। num1 के अंदर स्टोर है 10 और num3 के अंदर स्टोर है 5। 5 से बड़ा 10 होता है ना, तो मतलब ये कंडीशन भी ट्रू है और हमारी सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स है। सो मैंने टोटल 3 कंडीशन प्रोवाइड की है, जिसमें से 2 ट्रू है और एक फॉल्स है। आउटपुट देखते हैं क्या आता है इसका। तो देखें इसका आउटपुट ट्रू आया है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, अब 2 कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ। इस तरह से मैं इसकी जगह पे ये लगा दूंगा। तो अब क्या इसका मतलब हुआ कि num1 जो है वो num2 से बड़ा है। num2 के अंदर जबकि 20 स्टोर है, 20 क्या छोटा होता है 10 से, नहीं होता। तो अब क्या हुआ, 2 कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो चुकी हैं और लास्ट वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो अब देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो देख लें एग्जैक्टली ट्रू ही आया है। और यही तो चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर आप और ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे और अगर आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू होती है प्रोवाइडेड कंडीशंस में से, तो आंसर हमेशा ट्रू ही आएगा। इसी तरीके से मैं आपको एंड गेट को भी इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ 3 कंडीशंस जब मैंने प्रोवाइड की हुई हूँ। तो मैं सिंपल इसकी जगह पे लिख देता हूँ रिप्लेस करके और गेट की जगह पे एंड गेट। अच्छा एक और बात, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, इन्हें लॉजिकल गेट्स भी कह सकते हैं। जिस तरह मैं इधर लिख के भी दिखा देता हूँ, ये दोनों के कॉन्सेप्ट क्योंकि सेम ही होते हैं। इस तरह मैं इसे एंड ऑपरेटर भी पढ़ सकता हूँ और एंड गेट भी पढ़ सकता हूँ, और सिमिलरली और गेट और ऑपरेटर और नॉट गेट और नॉट ऑपरेटर। सही है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर मैं वीडियो में बोलूँ और गेट तो ये सोचें कि और गेट क्या होता है। तो मैंने इधर एंड ऑपरेटर्स को ऐड कर दिया है। और अगर आपको याद हो तो हमारी ये स्टार्टिंग की 2 कंडीशन जो हैं वो फॉल्स हैं, और मैंने एंड गेट के लिए बताया कि आपकी सारी की सारी प्रोवाइडेड कंडीशन जो है ट्रू होनी चाहिए। तो देखते हैं इसका आउटपुट अभी क्या आता है। तो देखिए इसका आउटपुट फॉल्स आया है। और अगर मैं सारी प्रोवाइडेड कंडीशंस को ट्रू कर लूँ तो फिर देखते हैं इसका आउटपुट ट्रू आता है या नहीं आता। तो मैं सिंपल इधर नॉट इक्वल्स टू कर देता हूँ, और इधर जो है मैं कर देता हूँ कि num1 जो है वो छोटा है num2 से। सही है, तो अब ये सारी कंडीशन जो है आई थिंक ट्रू हो चुकी हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो देखें इसका आउटपुट जो है ट्रू आ चुका है। इस तरह से आप जो है 4 5 6 जितनी कंडीशन यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि जब आप एंड गेट को यूज़ कर रहे हैं तो एंड गेट के लिए जितनी भी आपने प्रोवाइड की हैं कंडीशंस वो ट्रू होनी चाहिए, तो ही आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और इसी तरह से और गेट की भी लॉजिक आपको याद होनी चाहिए कि अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर और गेट को यूज़ करा है तो आपकी प्रोवाइडेड कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर जो है फॉल्स आएगा। अब चलते हैं नॉट गेट की तरफ। अच्छा, जो नॉट गेट है इसे हम इन्वर्टर भी कहते हैं। ये चीज़ें आपकी स्लाइड में नहीं लिखी हुई, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इन्वर्टर इन द सेंस के नॉट गेट के अंदर क्या होता है, जो भी आउटपुट आ रहा होता है ना उसको ये उलट कर देता है। मतलब आंसर अगर ट्रू आना होगा ना तो ये फॉल्स कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मैंने 2 वेरिएबल बनाए हुए, तो मैं लिख देता हूँ console.log प्रिंट की कमांड, और इसके बाद मैं ये लिख देता हूँ num1 क्या छोटा है num2 से। तो देखें ये कंडीशन अभी ट्रू है। मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो देखें कंडीशन ट्रू है। अब मैं क्या करूं, अगर इससे पहले नॉट के साइन को ऐड कर दूं और इधर जो है ब्रैकेट्स लगा दूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया नॉट को आप इन्वर्टर भी कहते हैं कि जो आउटपुट आ रहा होता है उसका उलट कर देता है।
हमारा आउटपुट आ रहा था ट्रू, और कंडीशन क्योंकि हमारी ट्रू थी इसलिए आ रहा था ट्रू, मगर मैंने इससे पहले अब लगा दिया है नॉट को, तो अब हमारे जो ट्रू आ रहा होगा कन्वर्ट होके वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो देखें फॉल्स हो गया ये आंसर। और इसी तरह से अगर मैं इसे 10 कर देता और अगर मैं कंडीशन ये लिखूं कि num1 क्या इक्वल है num2 के, तो ये कंडीशन भी देखें ट्रू है क्योंकि दोनों के अंदर 10 स्टोर है, तो 10 10 के इक्वल होता है, तो आंसर मेरा ट्रू आना चाहिए। बट मैंने इससे पहले क्या लगा दिया है, नॉट गेट या नॉट ऑपरेटर को, तो अब मेरा आंसर ट्रू नहीं आएगा बल्कि फॉल्स आएगा। मैं इसे भी रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मेरा आंसर फॉल्स आ रहा है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, कंडीशन को खुद से ही जो है गलत कर देता हूँ। मैं इधर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि num1 जो है num2 के इक्वल नहीं है, जबकि दोनों के अंदर 10 ही स्टोर है, तो 10 के 10 के इक्वल नहीं होता, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। बट इसके स्टार्टिंग में मैंने लगाया हुआ है नॉट ऑपरेटर को, तो जो फॉल्स आंसर आ रहा होगा वो कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, ट्रू में हो जाएगा। मैं इसे भी रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखें ये ट्रू आंसर आ गया है। होप सो कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स या फिर लॉजिकल गेट और इसके टैब्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट में क्या फ़र्क होता है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट लॉजिक स्टेटमेंट्स का, तो उसे डिस्कस करते हैं। लॉजिक स्टेटमेंट्स को आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही बात होती हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि लॉजिक स्टेटमेंट्स या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर आपने मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ करा है और इन कंडीशंस को इस तरह से इम्प्लीमेंट करा हुआ है आपने कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही आउटपुट आना चाहिए, अदरवाइज आउटपुट नहीं आना चाहिए। अगर ये बात इस तरह से समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जिस तरह से मैं आपके सामने एक कंडीशन रख दूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है तो ही आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरी वीडियोस नहीं देख सकते। तो ये जो मैंने बात बोली है ना, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है, तो जो इसमें अगर है ना, तो इसे कहते हैं इफ। और इसी तरीके से जो मैंने बोला नहीं तो आप मेरी वीडियोस नहीं देख सकते, तो जो नहीं तो है ना, इसे कहते हैं एल्स। सही है। तो सवाल होना चाहिए कि ये जो बीच में लिखा हुआ है एल्स इफ, इसे कब इस्तेमाल करते हैं। तो जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए इसे ही मॉडिफाई करके मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपने मेरी वीडियोस को लाइक्स भी करा हुआ है तो भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरी वीडियोस नहीं देख सकते। तो अब ये जो मैंने बीच में एक और चीज़ ऐड की है ना कि और अगर आपने मेरी वीडियोस को लाइक करा हुआ है, तो इसमें जो और अगर है ना, इसे कहते हैं एल्स इफ। मतलब अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करना चाहते हैं तो आप एल्स इफ को यूज़ करते हैं। अगर आपने सिंगल कंडीशन रखी है तो आप सिर्फ इफ को यूज़ करेंगे और एल्स को यूज़ करेंगे। सही है। और मल्टीपल कंडीशन है तो आपको इफ, और मिडल में अगर कोई कंडीशन ऐड की है तो एल्स इफ, और लास्ट में एल्स को यूज़ करना होगा। अगर आपको बात अभी भी समझ में नहीं आई है तो मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सिंपल, मैं इसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ वही num1 नेम से, और इसके अंदर भी जो है 10 को स्टोर करा देते हैं, और इसी तरह से एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं num2 नेम से और इसके अंदर 20 को ही स्टोर करा देता हूँ। इसके बाद मैं पहले यूज़ करता हूँ इफ़। तो इफ़ की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है कि इफ़ कीवर्ड आता है, इसके बाद आता है राउंड ब्रैकेट और इसके अंदर आप अपनी कंडीशन लिखते हैं। जिस तरह मैं इधर लिख देता हूँ num1 इक्वल्स टू num2। अभी मैंने ट्रिपल इक्वल्स टू क्यों लिखा है, अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो ये लास्ट वीडियो के अंदर, मतलब 4th और 5th वीक का जो लेक्चर कंबाइन अपलोड करा है मैंने, उसके अंदर मैंने बताया था कि डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या फ़र्क होता है। तो इसी वजह से मैं डबल इक्वल्स टू को छोड़ के ट्रिपल इक्वल्स टू को प्रेफर कर रहा हूँ। उसके बाद लगाते हैं करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम बॉडी, और बॉडी के कॉन्सेप्ट को ही मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा था अगर आपने लूप्स वाली वीडियोस को देखी होगी। तो मैं इसकी बॉडी में लिख देता हूँ प्रिंट की कमांड, और एक मैसेज भी लिख देता हूँ बोथ आर इक्वल। उसके बाद एल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एल्स कीवर्ड आएगा और उसके आगे आ जाएंगे करली ब्रैकेट। एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते। और इसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ एक प्रिंट की कमांड, और इसके अंदर मैसेज में लिख देता हूँ बोथ आर डिफरेंट। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ और ये भी बताता हूँ साथ साथ कि इसे कंपाइलर किस तरह से रीड करेगा। तो फर्स्ट तो वही चीज़ है सिंपल सी कि मैंने दो वेरिएबल बनाया और इसके अंदर 10 और 20 को स्टोर करा दिया है। उसके बाद मैंने इफ़ को यूज़ करा हुआ है, तो इफ़ के लिए मैंने बताया इफ़ कीवर्ड आता है और उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स में हम कंडीशन लिखते हैं। सही है। तो अभी मैंने कंडीशन ये लिखी हुई है कि num1 इक्वल्स टू num2, मतलब num1 के अंदर स्टोर है 10 और num2 के अंदर है स्टोर 20।
तो क्या 10 20 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो मतलब एक कंडीशन तो वैसे फॉल्स है, मुझे खुद ही देख के पता चल रहा है। उसके आगे कर्ली ब्रैकेट्स मौजूद हैं और पहले भी बताया कि कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान हम बॉडी लिखते हैं। तो इधर मैंने बॉडी में लिखा है प्रिंट की कमांड को और इधर एक मैसेज लिखा हुआ है बोथ आर इक्वल। अब इसे कंपाइलर इस तरह रीड करेगा, पहले कंपाइलर इधर आएगा, इसे रीड करेगा तो वो देखेगा कंडीशन फॉल्स है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन ट्रू होती फॉर सपोज, तो कंपाइलर इसकी बॉडी में आता और इधर आके ये मैसेज को प्रिंट करवा देता। सही है, बट जैसा कि मैंने कहा फॉर सपोज कंडीशन ट्रू होती, तो अभी कंडीशन है फॉल्स, तो कंपाइलर जैसे इस कंडीशन को रीड करेगा तो वो समझ जाएगा कि कंडीशन है फॉल्स, तो वो इसकी बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं, मतलब इस चीज को रीड ही नहीं करेगा, वो डायरेक्टली मूव हो जाएगा एल्स की बॉडी पे। एल्स में हमने क्या लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट की कमांड और बोथ आर डिफरेंट। सही है, अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। देखें इसका आउटपुट आया बोथ आर डिफरेंट, और इसलिए आया क्योंकि हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स थी। इधर मैंने एल्स इफ को इसलिए इंप्लीमेंट नहीं करा क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप एक कंडीशन यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो आप सिर्फ इफ और एल्स को यूज करेंगे। अगर आप मल्टीपल कंडीशंस को यूज कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा कंडीशंस को, तो फिर आपको एल्स इफ को यूज करना पड़ता है। और एक चीज आपको याद रखनी है और गौर से सुननी है कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी कंडीशंस दी हुई हैं, अगर वो ट्रू होती है या उनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। ये एल्स वाली बॉडी जब एग्जीक्यूट होती है जब आपके प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइडेड कंडीशन चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, सारी की सारी फॉल्स हो। सही है, इधर देखें जो हमने प्रोग्राम लिखा है, इधर हमारे पास एक ही कंडीशन मौजूद थी और वो भी फॉल्स थी, इसी वजह से एल्स वाली लाइन जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है। अगर ये कंडीशन को मैं ट्रू कर दूं, ट्रू करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर लगा देता हूँ नॉट का साइन, तो ये क्या हो गया, num1 नॉट इक्वल्स टू num2, तो कंडीशन हो गई है ट्रू। और मैंने ये बताया कि अब कंडीशन ट्रू हो गई है तो एल्स वाली जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो देखते हैं आउटपुट अब क्या आता है। तो देखिए आ गया बोथ आर इक्वल। बोथ आर इक्वल कहाँ मौजूद था, इफ की बॉडी में। इसी तरीके से मैं अब एल्स इफ को भी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। मैं एक और कंडीशन इधर ऐड कर देता हूँ। एल्स इफ के लिए एल्स इफ कीवर्ड आएगा और इसके आगे आप वही कंडीशन लिखेंगे जो आप सेकंड कंडीशन ऐड करना चाहते हैं। जिस तरह मैं एक कंडीशन ये लिख देता हूँ कि num1 जो है वो छोटा है num2 से, और इसके आगे फिर वही कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर बॉडी आती है। तो बॉडी में मैं लिख देता हूँ प्रिंट की कमांड और इसके अंदर मैसेज लिख देता हूँ num2 इज ग्रेटर देन num1, या फिर num2 इज ग्रेटर लिख देता हूँ, सिंपल। सही है। और अगर आप देखें जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशंस यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में तो आपको एल्स इफ वाली चीज़ को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने करा है ये एल्स वाली चीज़ को भी। तो ये बताएं वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। num1 क्या num2 से छोटा है या नहीं है। num1 के अंदर स्टोर है 10 और num2 के अंदर स्टोर है 20, तो 10 20 से छोटा होता है, तो हमारी ये कंडीशन भी ट्रू है। तो हमने इस प्रोग्राम के अंदर टोटल 2 कंडीशन प्रोवाइड की हुई है, एक येरी और एक येरी, दोनों की दोनों ही ट्रू हैं। तो ये बताइए एल्स वाली जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। एग्जैक्टली ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, यही तो मैंने अभी आपको बताया कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर चाहे जितनी भी कंडीशन प्रोवाइड की हुई हो, अगर वो सारी की सारी सही हैं तो आपकी एल्स वाली जो बॉडी है या लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था अगर प्रोवाइडेड कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो भी जो एल्स वाली बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सही है। अगर हम अपने इस प्रोग्राम में देखें तो जब कंपाइलर रीड कर रहा होगा तो पहले इस वाली कंडीशन को जाहिर सी बात है वो चेक करेगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन रीड कर रहा होता है ना, तो इस कंडीशन को चेक करेगा तो ये कंडीशन जो है ट्रू होगी। और इधर हमारी क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू है तो कंपाइलर देखेगा ट्रू है और इसे ही डायरेक्टली आउटपुट पे प्रिंट करा देगा, सो वो बाकी कंडीशंस को चेक ही नहीं करेगा। और सिमिलरली अगर हमारी फॉर सपोज फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो आके सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो उसे डायरेक्टली प्रिंट करा देगा, वो बाकी जो इसके नीचे थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंडीशन अगर आपने दी हुई है तो वो इन्हें चेक नहीं करेगा। लॉजिक स्टेटमेंट्स के बारे में अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं अब मैं इनके कुछ पॉइंट्स बना के आपको बता रहा हूँ, आप इसे गौर से सुनो और नोट करें। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके प्रोग्राम में सिर्फ एक ही कंडीशन आपने यूज़ की है तो आप उसमें सिर्फ इफ और एल्स को यूज़ करेंगे, एल्स इफ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ करा है तो आप इन तीनों को फिर यूज़ करेंगे। सही है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपके प्रोग्राम की सारी प्रोवाइडेड कंडीशन ट्रू है, सही है, तो एल्स वाली बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, या फिर आपकी जो प्रोवाइडेड कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू है या सही है तो भी एल्स वाली जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकंड पॉइंट ये था।
थर्ड पॉइंट इज दैट अगर आपकी प्रोग्राम की फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू होती है जिस तरह इधर है, तो कंपाइलर क्या करेगा, फर्स्ट कंडीशन को देखेगा ट्रू है और इसके अंदर की बॉडी को प्रिंट करा देगा। वो फिर सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, आपने जितने भी कंडीशन प्रोवाइड की हुए वो उन्हें चेक ही नहीं करेगा कि क्या वो भी ट्रू है या फॉल्स है। सिमिलरली अगर आपके प्रोग्राम की फर्स्ट कंडीशन तो चलो फॉल्स है, तो वो सेकंड कंडीशन में मूव हो जाएगा कंपाइलर। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो वो फिर उसकी बॉडी को प्रिंट करा देगा, फिर थर्ड फोर्थ को चेक नहीं करेगा। सही है, तो ये 3 मैंने पॉइंट्स बता दिए और आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब वापसी आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर जितनी भी हमने कंडीशंस प्रोवाइड करी हैं अभी तक, सारी की सारी सही हैं। तो मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ क्या आता है। तो इसका आउटपुट आया बोथ आर इक्वल। और बोथ आर इक्वल मैसेज कहाँ पे मौजूद था, फर्स्ट वाली कंडीशन की बॉडी में। यही तो मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपकी सारी कंडीशन ट्रू होती हैं तो क्या करेगा कंपाइलर, फर्स्ट वाली कंडीशन को रीड करेगा, चेक करेगा कि वो ट्रू है तो उसकी बॉडी को डायरेक्टली प्रिंट कर देगा, बाकियों को वो चेक ही नहीं करेगा। इधर हमारी सेकंड कंडीशन भी तो ट्रू थी भाई, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बाकियों को वो चेक ही नहीं करेगा। और अगर फॉर सपोज मैं फर्स्ट वाली को फॉल्स कर देता हूँ, इस तरह मैं लिख दे नम1 इक्वल्स टू नम2, अभी हो चुकी है कंडीशन फॉल्स। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो अब आ गया num2 इज ग्रेटर। अब ये क्यों आया है, अब ये भी मैंने अभी आपको बताया कि अगर फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो फिर आगे सेकंड वाली कंडीशन को चेक करेगा और सेकंड वाली कंडीशन ट्रू है तो उसकी बॉडी में जो भी हो उसे प्रिंट करा देगा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था अगर आपकी सारी प्रोवाइडेड कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती हैं तो फिर कंपाइलर जो है एल्स वाली बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे फॉल्स करने के लिए इक्वल्स टू लिख देता हूँ, तब ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है। अब देखते हैं रन करके, देखिए आ गया बोथ आर डिफरेंट, और बोथ आर डिफरेंट का मैसेज देखें ये एल्स की बॉडी में मौजूद था। तो होप सो कि लॉजिक स्टेटमेंट्स का भी जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। तो अब चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो वो लॉजिक स्टेटमेंट और ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं। इधर जो है स्लाइड्स के अंदर कुछ प्रोग्राम्स भी लिखे हुए हैं, तो आप जो है इन्हें खुद इम्प्लीमेंट करके देख लीजिएगा। अब ये बहुत ज़्यादा ईजी लिखे हुए हैं, जिस तरह मैं आपको ये समझा देता हूँ। इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया हुआ है इस रेनिंग के नेम से, और इसके अंदर ट्रू को स्टोर कराया हुआ है, मतलब एक बुलियन डेटा टाइप को स्टोर कराया हुआ है। इसके आगे इफ स्टेटमेंट के लिए जो है इफ लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है इस रेनिंग के अंदर स्टोर है ट्रू। तो ये कंडीशन क्या होगी, अभी ट्रू होगी। जब कंपाइलर से रीड करेगा तो ट्रू होगी तो इसकी बॉडी में आ जाएगा और बॉडी में आके प्रिंट करा देगा वेयर आर रेन कोड। और मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। सही है, इस तरह से एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है, वही मतलब सिमिलर कॉपी पेस्ट हुआ है, बस अब इधर क्या फॉल्स लिख दिया है। जब अब इसे कंपाइलर रीड कर रहा होगा तो वो देखेगा कि इस रेनिंग की जगह पे क्या फॉल्स है, तो फिर क्या करेगा, वो इस चीज़ को क्या कर देगा, स्किप कर देगा और एल्स पे जो भी लिखा हुआ है ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगी, जो कि लिखा हुआ है वी आर सन क्लासेस। सही है, यही चीज़ तो अभी मैंने आपको बताई थी। अगर प्रोवाइडेड कंडीशन जो है वो अगर गलत हो जाती है तो फिर एल्स की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो अब चलते हैं मॉड्यूल्स की तरफ और उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि मॉड्यूल्स वगैरह क्या होते हैं। मॉड्यूल्स का टॉपिक जो है वो 232 स्लाइड से स्टार्ट होता है। आप लोगों ने अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स करे होंगे या फिर जो 45 असाइनमेंट के टास्क करे होंगे, तो उसमें आप क्या करते थे, सिर्फ एक टैब स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करते थे और उसके अंदर आप अपना प्रोग्राम को टाइप करते थे। बट अगर आप प्रोग्राम को मल्टीपल टैब स्क्रिप्ट की फाइल में डिवाइड करके करें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ और इस कैलकुलेटर के प्रोग्राम के लिए मैंने 4 टैब स्क्रिप्ट की अलग अलग फाइल बनाई है। एक टैब स्क्रिप्ट के फाइल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एडिशन के रिलेटेड कोड लिख देता हूँ, एक फाइल के अंदर जो है वो मैं सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड कोड लिख देता हूँ, और इसी तरह से थर्ड फाइल के अंदर जो है वो मैं मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड कोड लिख देता हूँ। तो इस तरह से किसी भी प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड करके इम्प्लीमेंट करने को कहते हैं मॉड्यूल्स। और इस तरह प्रोग्राम को डिफरेंट टैब स्क्रिप्ट फाइल में ब्रेक करके करने का या फिर मॉड्यूल्स के थ्रू करने का फायदा ये होता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई कबर्ड है जिसके अंदर आप अपने कपड़े भी स्टोर करते हैं, आपके सिबलिंग्स के कपड़े भी उसके अंदर ही स्टोर हैं, आपके मदर फादर के भी कपड़े जो है उसके अंदर ही स्टोर हैं। अब अगर आपको अपने कपड़े उसके अंदर से निकालने हो तो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, और साथ साथ आप जो सेटिंग है कपड़ों की उसे भी जो है आउट करेंगे। बट एज कम्पेयर टू दिस, अगर आपके लिए एक अलग स्पेसिफिक कबर्ड हो, आपके सिबलिंग्स के लिए अलग स्पेसिफिक कबर्ड हो, मतलब हर फैमिली के लिए स्पेसिफिक अलग कबर्ड हो, डिफरेंट कबर्ड्स हो, तो आपके लिए कितना इजी होगा कि आपको जब भी अपने कपड़े निकालने होंगे तो आप अपनी कबर्ड खोलेंगे, अपने कपड़े निकालेंगे और बंद कर देंगे। तो इस तरह से सेटिंग भी आउट नहीं होगी। इसी तरह अगर हम प्रोग्राम्स को भी मॉड्यूल्स के थ्रू करते हैं तो हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं।
अभी तो क्योंकि आप बहुत छोटे-छोटे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आएँगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोग्राम्स होते हैं। तो फिर आपको पता चलेगा कि मॉड्यूल्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप सेम वेरिएबल्स को, सेम क्लासेस को, सेम फंक्शन को रीयूज़ कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ आप डिफरेंट टाइपस्क्रिप्ट फाइल के कोड को मल्टीपल फाइल्स में एक्सेस कर सकते हैं, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग फंक्शंस को यूज़ करके। अभी इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग जो है वो दरअसल मॉड्यूल्स के फंक्शंस होते हैं। अभी अगर ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो अभी जब मैं इसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करूँगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी ये चीज़। इसके बाद आगे चलते हैं स्लाइड्स में। आप लोगों को जो असाइनमेंट्स मिले हुए तो आप उसमें के अंदर config.json की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को इसके रिलेटेड भी बताया था कि इसके अंदर जो टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर की तमाम तर सेटिंग्स मौजूद होती हैं। अब तक तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट पे छोड़ी हुई थी हर चीज़, बट अब जब हम मॉड्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें इन सेटिंग्स को भी चेंज करना पड़ेगा और वजह ये है कि दरअसल ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। जिस तरह आपको दिख भी रहा होगा कि ईयर जो है 2016 से ये बाय डिफ़ॉल्ट पे ही सेट हुई हुई है। तो ये देख लें, जब आप अपनी टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर भी सेम टू सेम इस तरह की सेटिंग होगी, आपको इसे चेंज करना होगा। देखें इस तरह से सेटिंग्स होंगी ये सारी। तो आपको क्या करना है, टारगेट के अंदर जो लिखा हुआ है ES 2016 इसकी जगह पे लिखना होगा ES 2020। इसके अलावा जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है कॉमन JS इसकी जगह पे आपको लिखना होगा नोड नेक, और इसके अलावा जो मॉड्यूल रेजोल्यूशन है इसे नॉट 10 से चेंज करके करना होगा नोड नेक। सही है, तो ये 3 चेंजेस है जो आपको करनी होगी अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। इसके अलावा जो पैकेज.json फाइल आप क्रिएट करते थे उसके अंदर भी एक छोटी सी चेंजेस है। आप देखेंगे अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होती हैं आपकी पैकेज.json फाइल में वो ये चीज़ें होती हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में जाएँ तो आपको ये जो चीज़ दिख रही है इसे ऐड करना है जो कि लिखी हुई है टाइप और मॉड्यूल। इस चीज़ को इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम अब जो अपने प्रोग्राम कर रहे हैं वो मॉड्यूल्स के थ्रू करेंगे, तो इसी वजह से टाइप और मॉड्यूल लिखा हुआ है। और उसके बाद इधर स्लाइड्स में एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कराई हुई है एक प्रोग्राम की मॉड्यूल्स के थ्रू। तो आपको अगर दिख रहा हो इधर 2 टीएस फाइल बनी हुई है टाइपस्क्रिप्ट फाइल, एक बनी हुई है first.ts और दूसरी बनी हुई है main.ts। first.ts के अंदर इन्होंने एक वेरिएबल बनाया और इसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कराया हुआ है, मतलब ए के अंदर 5 को स्टोर करा दिया। एक्सपोर्ट मीन्स होता है कि किसी चीज़ को एग्जिट करना है, किसी और जगह पे ट्रांसफ़र करना। सही है, जिस तरह मैं कहूँ कि पाकिस्तान से जो है राइस या शुगर जो है वो एक्सपोर्ट होती है चाइना में, मतलब पाकिस्तान जो है वो ट्रांसफ़र करता है शुगर और राइस चाइना की तरफ। और एक्सपोर्ट का एक दूसरा सुतीला भाई होता है, वो होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स होता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। जिस तरह मैं बोलूँ कि पाकिस्तान जो है चाइना से फ्रूट्स को इम्पोर्ट करता है, मतलब चाइना से फ्रूट्स लेता है, इस तरह से होती है चीज़ें। अब ये जो चीज़ लिखे हुए ना इधर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, इट मीन्स कि जो ए नाम का वेरिएबल है इसको किसी और फाइल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इधर से कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और अब हम जिस फाइल में से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उधर आपको ये चीज़ लिखनी होगी। जिस तरह देखें जो इधर प्रोग्राम लिखा हुआ है इस केस में जो है वो मैं first.ts से main.ts में जो है ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो जो main.ts में मैं आके मैं लिखूँगा import a from, जहाँ से इम्पोर्ट कर रहा हूँ उस चीज़ का नेम। सही है? तो ये बात आपको याद रखनी है कि आप जिस भी टाइपस्क्रिप्ट फाइल से किसी वेरिएबल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको इस तरह से उधर मेंशन करना ज़रूरी है, जिस तरह इधर मेंशन हुआ हुआ है। और जिस भी फाइल में आप उसे भेज रहे हैं, मतलब जिस भी फाइल में उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग में आपको इस तरह से लिखना है जिस तरह इधर लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कुछ स्टेप बता देता हूँ जो हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये कि जो टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको ओपन करके हमें कुछ चेंजेस करनी है, जिस तरह से जो टारगेट था उसे ES 2016 से चेंज करके ES 2020 तक करना था, और इस तरह से कुछ और चीज़ों को चेंज करना है। उसके बाद जो पैकेज.json फाइल थी उसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी थी जो कि थी मॉड्यूल वाली चीज़। सही है। और थर्ड चीज़ जो है वो हमें ये याद रखनी है, अगर हमें किसी भी टाइपस्क्रिप्ट फाइल से कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है किसी और फाइल में तो उस फाइल में एक्सपोर्ट लिखूंगा। जिस तरह से इधर दिख रहा होगा आपको कि मैंने ए को ट्रांसफ़र करा है किसी और फाइल में तो मैंने लिखा है एक्सपोर्ट, ताकि इसे पता चल सके कि ए को जो है किसी और फाइल में ट्रांसफ़र करा जा रहा है। सही है। और जिस फाइल में मैं उसे यूज़ करना चाहता हूँ मैं उधर आके लिखूंगा इम्पोर्ट। अभी जिस तरह मैं सीक्वेंस से सारी फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो इस तरह से ही आपको सारी सीक्वेंस से फाइल्स क्रिएट करनी है, अदरवाइज़ फिर आपको जो है वो एरर आएगा और अब फिर आप मुझे जो है मैसेजेस कर रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इधर से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ न्यू, और फिर उसके बाद जो है कमांड प्रॉम्प्ट को इधर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ पैकेज.json फाइल।
इसके लिए कमांड क्या होती है, npm init-y। तो ये मेरी पैकेज डॉट जेसन फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है, जिस तरह आपको दिख भी रहा है। इसके बाद में पैकेज लॉग जेसन फाइल को जो है वो क्रिएट करूंगा, तो उसके लिए कमांड होती है npm i @types और /note-nd। तो देखिए इससे जो है पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद जो है मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाऊंगा, तो मैं सिंपल लिखूंगा tsc-init। तो देखें इससे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट हो चुकी है। सही है, तो अब तक मैं 3 चीज़ें क्रिएट कर चुका हूँ। आपको भी सिंपल इसी तरीके से सीक्वेंस को फॉलो करना है। एंड देन अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल टैब स्क्रिप्ट की फाइल को क्रिएट करता हूँ। तो फर्स्ट फाइल जो है वो मैं बना लेता हूँ टैब स्क्रिप्ट की फर्स्ट नेम से, चले बना लेता हूँ फर्स्ट डॉट ts। इसी तरह से मैं एक और फाइल बनाता हूँ टैब स्क्रिप्ट की और इसका नाम जो मैं रख देता हूँ सेकंड डॉट ts। सही है, तो इस तरह से मैंने 2 टैब स्क्रिप्ट की फाइल को भी क्रिएट कर लिया है। तो इधर ये मैंने सारी फाइल्स को क्रिएट कर लिया है और आपको भी एज इट इज़ इसी सीक्वेंस से सारी चीज़ों को क्रिएट करना है, अदरवाइज एरर आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इधर देखें टारगेट जो है वो सेट हुआ है ES 2016 पे, और स्लाइड्स में भी एग्जैक्टली यही चीज़ हमें बताई हुई थी कि जो आपके टारगेट वाली जो चीज़ होगी वो सेट हुई हुई होगी ES 2016 पे। तो इसे हमें चेंज करके करना था ES 2020। तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ जल्दी से, ES 2020। तो इस तरह से ये चेंज हो गया। इसके अलावा मॉड्यूल को जो है हमें कॉमन JS से चेंज करके नोड नेक्स्ट पे करना था, तो इसे भी चेंज कर लेते हैं जल्दी से। तो मॉड्यूल ये रहा, ये कॉमन JS पे हुआ है, मैं इसे कर लेता हूँ नोड नेक्स्ट। और इसके अलावा भी देख लेते हैं और क्या क्या चेंज करना है। थर्ड चीज़ जो मुझे चेंज करनी है वो ये करना है कि मॉड्यूल रेजोल्यूशन को मुझे नोट 10 से चेंज करके नोट नेक्स्ट करना है, इसे भी, तो इसे भी चेंज कर लेते हैं। तो इधर देखें ये चीज़ अभी कमेंट हुई हुई है, आपके पास भी सिमिलरली इसी तरह से कमेंट हुई हुई होगी। तो सबसे पहले तो आप इसे कमेंट से हटाएंगे, तो कमेंट से हट चुकी है। अब मैं इधर लिख लेता हूँ नोट नेक्स्ट। तो ये कुछ चेंजेस थी जो मुझे करनी थी। एक और दफ़ा बता देता हूँ आपको, टारगेट को जो चेंज करना है वो ES 2020 करना है, मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट करना है, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन जो है वो आपका कमेंट हुआ होगा, आपको पहले से कमेंट से हटाना है और इसे भी नोड नेक्स्ट कर लेना है। ये 3 आपकी चेंजेस थी। उसके बाद आपको आना है पैकेज डॉट जेसन फाइल पे, और अब इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, वो भी हम देख लेते हैं क्या चेंजेस है। पैकेज डॉट जेसन पर आने के बाद आपको मेन के नीचे टाइप लिखकर मॉड्यूल लिखना है, तो ये चीज़ भी कर लेते हैं। तो मैं इधर लिखूंगा सिंपल टाइप और इसके आगे लिखूंगा मॉड्यूल। और ये मैंने बताया इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब जो मैं करूँगा इम्प्लीमेंटेशन वो मॉड्यूल्स के थ्रू करूँगा, इसलिए ये चीज़ लिखना ज़रूरी है। सही है, अब चलते हैं फर्स्ट डॉट ts नेम से जो मैंने टैब स्क्रिप्ट की फाइल बनाई थी इसकी तरफ। तो इधर जो है मैं कोड आपको पहले वही इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ जो आपके टैब स्क्रिप्ट की स्लाइड्स में दिया हुआ था, ताकि आप जब बाद में प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इधर देखें 2 फाइल्स बनाई हुई थी उन्होंने, फर्स्ट डॉट ts नेम से और मेन डॉट ts नेम से। मैंने एक फाइल फर्स्ट डॉट ts नेम से बनाई है और दूसरी फाइल जो है सेकंड डॉट ts नेम से बनाई हुई है, तो मैं इसे रीनेम करके मेन कर लेता हूँ। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट डॉट ts नेम से जो फाइल थी उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया था a नेम से, और इसके अंदर 5 को स्टोर कराया था, और स्टोर कराने के बाद a नेम के वेरिएबल को मेन डॉट ts फाइल में एक्सपोर्ट कर दिया था। तो सिंपल मैं भी वही चीज़ को फॉलो करता हूँ। एक पहले वेरिएबल बना लेता हूँ मैं a नेम से, और इसके अंदर जो है 5 को स्टोर करा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो a नेम का वेरिएबल मैंने बनाया है फर्स्ट डॉट ts फाइल के अंदर, उसे मैं ट्रांसफर कर दूँ मेन डॉट ts फाइल में। अभी देखें ये फाइल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं इधर लिखूंगा नीचे आके एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो भी चीज़ मैं ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ, अभी मैं ए को कराना चाहता हूँ, मैं लिख दूंगा ए। और ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, आप कोई भी वैल्यू कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, आप वेरिएबल्स को ट्रांसफ़र करा सकते हैं सिर्फ। सही है, तो इधर से मुझे क्योंकि ट्रांसफ़र कराना था तो मैंने इधर लिख दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो भी चीज़ ट्रांसफ़र करानी थी। अब किस फाइल में मैं कराना चाहता हूँ, तो उधर आके मैं लिखूंगा इम्पोर्ट, या फिर चले मैं इम्पोर्ट नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली इसे यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर मैं लिखूँ इधर कंसोल डॉट लॉग और मैं लिख दूँ ए। सही है, तो इधर मैंने कहीं मेंशन नहीं करा कि मैंने इंपोर्ट कराया या नहीं कराया, मैंने डायरेक्टली कमांड लिखी है और ये लिख दिया। तो देखें एरर आ रहा है। अगर मैं इधर अपना माउस लेके जाऊं तो लिखा हुआ आ रहा है कैन नॉट फाइंड नेम ए, क्योंकि मैंने इधर कहीं मेंशन ही नहीं करा। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको ऊपर मेंशन करना पड़ेगा कि आपने किस चीज़ को इंपोर्ट कराया और कहाँ से कराया है। तो इसको 2 करने के तरीके, एक होता है ऑटोमेटिक तरीका, एक होता है मैनुअल तरीका। ऑटोमेटिक तरीका ये होता है कि अगर मैं माउस लेके जाऊँ जहाँ पे एरर आ रहा है, तो इधर लिखा हुआ आ रहा है व्यू प्रॉब्लम और इसके बराबर में लिखा हुआ है क्विक फिक्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और इधर क्लिक करूं तो देखें उसने खुद ही ये चीज़ को ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली।
सही है। इम्पोर्ट ए, हमने इम्पोर्ट करा है ए को, कहाँ से इम्पोर्ट करा है, फर्स्ट डॉट जेएस नेम से जो हमने फाइल बनाई थी। सही है, या फिर आप इसे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। अब देखें जो एरर आ रहा था वो चले गया, और अभी मैं आपको जो है इधर इसे प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सिंपल, सबसे पहले इसे कंपाइल करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट की फाइल में। तो मैं लिखता हूँ TSC। तो देखिए मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स जो है इधर वो क्रिएट हो चुकी हैं। और अगर मैं लिखूँ नोड और मेन डॉट जेएस, तो देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है 5। तो देखिए इसके अंदर 5 स्टोर कराया था, तो इसी वजह से 5 मेरा आउटपुट आया है। सही है, तो ये एक हमने सिंगल लाइन का एक प्रोग्राम करा है। अब मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट की फाइल को इधर से डिलीट कर लेता हूँ और हम कुछ और प्रोग्राम क्रिएट करके देखते हैं। तो देखिए मैंने सब चीज़ें रिमूव कर ली हैं। मैं एक और फाइल बनाता हूँ टैब स्क्रिप्ट की, और इसका नाम जो है मैं second.ts रख देता हूँ। अब मैं आपको एक प्रोग्राम अपनी तरफ से करा रहा हूँ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, जो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कैलकुलेटर वाली, मॉड्यूल्स का टॉपिक समझाते हुए। तो छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं जो कि सिर्फ ना 2 फंक्शन परफॉर्म कर सकता हो, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन का। सही है, तो सिंपल मैं पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ num1 नेम से, और इसके अंदर जो है मैं 100 को स्टोर करा लेता हूँ। सही है, इसके बाद जो है मैं इसे क्योंकि किसी और फाइल में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और num1 को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा num1। सही है, इसी तरीके से जो मैं second.ts नेम से फाइल बनाई है, इसके अंदर मैं आकर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नेम मैं num2 रख देता हूँ, और इसके अंदर जो है मैं 50 को स्टोर करा देता हूँ। सही है, और इस तरह से मैं num2 नेम के वेरिएबल को भी किसी और टैब स्क्रिप्ट फाइल में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट और इसके आगे डिफ़ॉल्ट और जो भी मेरे वेरिएबल का नेम है वो। सही है, तो मैंने first.ts नेम के अंदर एक वेरिएबल बनाया और इसे एक्सपोर्ट करा दिया है, और एक second.ts नेम फाइल उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसे भी एक्सपोर्ट करा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने first.ts और second.ts के अंदर वेरिएबल्स बनाए मैंने एक्सपोर्ट करके main.ts में ले आऊँ। मुझे पता है कि अगर मैं इधर इंपोर्ट कराना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा पूरा इंपोर्ट और फिर num1 ये पूरा। सही है, और क्योंकि num2 को भी मैं इंपोर्ट कराना चाहता हूँ तो वो भी पूरा लिखूंगा कि इंपोर्ट num2। सही है, और उसके बाद मैंने बोला था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिर्फ मैं सिंपल फंक्शन परफॉर्म करा के दिखाना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा console.log प्रिंट की कमांड, और इसके अंदर लिख दूंगा num1 प्लस num2, और इधर से मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, और इधर आके मैं इसे कर लेता हूँ माइनस। तो सिंपल ये मेरा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल मैं कंपाइल करने के लिए पहले लिखता हूँ TSC और फिर नोड, मेरी फाइल का नेम था main.js। तो देखिए मेरे आंसर आ चुके हैं 150 और 50, क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर मैंने 100 स्टोर कराया था और एक वेरिएबल के अंदर मैंने 50 स्टोर कराया था। तो जाहिर सी बात है जब ऐड होगा तो 150 हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो सिर्फ 50 बचेगा। सही है, इस तरह से आप पूरा एक कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस बना के दिखा दिया है। होप्स तो कि मॉड्यूल्स वाला भी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि मॉड्यूल्स का वर्किंग क्राइटेरिया क्या होता है और किस तरह से सेटिंग करनी है और किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले फंक्शन को यूटिलाइज करना है। तो आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी बात, गवर्नर आईटी क्लासेस आपकी 6 फेब से स्टार्ट हुई थी और अब तक 6 हफ्ते गुजर चुके हैं। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने इन 6 हफ्तों में से कोई एक भी क्लास अटैम्प्ट नहीं की गवर्नर आईटी कोर्स की, या फिर कोई लेक्चर मिस कर दिया है, या फिर आपने क्लासेस तो अटैम्प्ट की हैं मगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप कंफ्यूज हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आप चैनल पे आएंगे तो प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है, इधर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर इन 6 हफ्तों में जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं गवर्नर आईटी कोर्स में सारे लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। जिस तरह आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ये प्लेलिस्ट मौजूद है, ऑल क्लासेस लेक्चर्स गवर्नर आईटी इनिशिएटिव। आप इसे सिंपली ओपन करें और इधर देखें सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। जिस तरह जो फर्स्ट वीडियो है ये आपका फर्स्ट वीक का लेक्चर है, सेकंड वीडियो आपकी सेकंड वीक का लेक्चर है, ये थर्ड वीक का लेक्चर है थर्ड वीडियो, और ये फोर्थ और फिफ्थ वीक का कंबाइंड लेक्चर है। और इसी तरह से ये जो 6th वीक का लेक्चर है ये मैं इधर अपलोड कर दूंगा। और नो डाउट हर वीडियो के अंदर मैंने सब कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करा के एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आपको भी ये सारे लेक्चर्स जो हैं ज़रूर देखने हैं और दूसरों के साथ शेयर भी करना है। और अगर आपको जो है वो वर्थ इट लगता है तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं और इस तरह के लेक्चर जो हैं वो चैनल पर मैं अपलोड करता रहूँगा। सो अल्लाह हाफिज़।